हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न इतिहास की क्लास 19 है और आज इस क्लास में जो हमारा नया टॉपिक है, यूरोपियन कंपनीज जो भारत में आई थी उनका आगमन कैसे हुआ था, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी या उसकी स्थापना कब हुई थी। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बंगाल राज्य के जो नवाब थे, मुर्शिद कुली खां से लेके सुराजुद्दौला और जो अंतिम नवाब मीर कासिम के बारे में भी कंप्लीट पढ़ा था। तो आज ये हमारा नया टॉपिक है। सबसे पहले आता है हमारा भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था। सबसे पहले है हमारी कंपनी, फिर हम देखेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से स्थान पर हुई थी और उसकी स्थापना में किस गवर्नर व किस मंत्री का कितना सहयोग रहा था और किसकी सहायता से वो कंपनी की स्थापना हुई थी। सबसे पहले जो कंपनी आती है वो है हमारी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को हम एस्टाडो द इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1498 में हुई थी, जब वास्को डिगामा भारत में आए थे। और वास्को डिगामा भारत में 1498 में आए थे और वास्को डिगामा के आने से ही यूरोप और भारत के बीच में समुद्री मार्ग का पता चला था। जो वो आए थे वो कालीकट स्थान पर आए थे और उस समय जो पुर्तगाल के गवर्नर थे वो थे एफडी अल्मेडा। दूसरी जो कंपनी है वो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी, सूरत में हुई थी। और जो गवर्नर थे या जिन्होंने सहयोग किया था वो थे सर थॉमस रो। तीसरी है हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हुई थी 1602 में, परंतु अगर क्रम के अनुसार देखा जाता है तो क्रम के अनुसार ये दूसरे नंबर पर भारत में आए थे। पहले पे पुर्तगाल आए थे, दूसरे पे डच आए थे, तीसरे पे अंग्रेज आए थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में सूतानाती स्थान पर हुई थी और जो गवर्नर थे वो थे डीहस्तमान। तीसरे आते हैं हमारे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आए थे वो 1664 में हुई थी। 1664 में सूरत में हुई थी और उस समय जो फ्रांसीसी लुई 14 जो राजा थे, लुई 14 के मंत्री थे काल्वर्ट, और काल्वर्ट के सहयोग से ही भारत में वो काल्वर्ट जो थे वो लुई 14 के मंत्री बनकर भारत में आए थे और यहां पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में सहयोग किया था। और दूसरे थे मार्टिन, जिनका भी इसमें सहयोग माना जाता है। पांचवें हैं हमारे स्वीडिश जो थे वो 1731 में आए थे गोहनबर्ग स्थान पर, और जो सहयोग में जो गवर्नर थे उस समय वो थे विलियम यूसेलिट्स। तो ये हैं कुछ हमारी जो यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी। परंतु अगर क्रम के हिसाब से अगर पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंपनी से पहले आया था, तो सबसे पहले जो क्रम के अनुसार आए थे वो थे पुर्तगाल, दूसरे थे डच, तीसरे थे ब्रिटिश, चौथे थे डेनिश जो 1616 में आए थे, फिर थे हमारे फ्रांसीसी और लास्ट है हमारे स्वीडिश। दोबारा से देखिए कि सबसे पहले पुर्तगाल, फिर हैं हमारे डच, फिर हैं हमारे अंग्रेज, फिर हैं हमारे डेनिश, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो ये है यूरोपीय कंपनीज का क्रम। इनमें जो सबसे पहले हम करेंगे वो है हमारी पुर्तगाल जो यूरोपियंस भारत में आए थे। सबसे पहले पुर्तगाल और जो स्पेन वासी थे, जो समुद्री मार्ग से आए थे, समुद्री मार्ग ढूंढने का या समुद्री मार्ग का पता लगाने का जो श्रेय जाता है वो सबसे पहले पुर्तगाल व स्पेन वासियों को जाता है, क्योंकि पुर्तगाल के वास्को डिगामा और स्पेन के कोलंबस अमेरिका में चले गए थे, परंतु वो आना भारत में चाहते थे, और पुर्तगाल के वास्को डिगामा 1498 में भारत में आए थे। तो पुर्तगाल व स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ कर दिया था।
भौगोलिक खोजों का मतलब इन्होंने दूसरे देशों की खोज आरंभ कर दी थी। पुर्तगाल में पुर्तगाल में जो भौगोलिक खोजों का जो सतत प्रयास किया था, कॉन्टिन्यूस प्रयास किया था जिस राजा ने, वो है राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने सतत प्रयास किया था भौगोलिक खोजों का, और इसका ही परिणाम है कि वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यो डियाज बार्थोलोमो डियाज ने 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी। मतलब भारत के आधे रास्ते तक जो उत्तमाता है, अफ्रीका में मानव बताया जाता है, 1498 1487 ईस्वी तक वो उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज उसने की थी, परंतु वो वापस चला गया था क्योंकि ये कहा जाता है कि इस स्थान पर बहुत ही ज्यादा तूफान आते थे। तो इसी वजह से इन्होंने उत्तमासा अंतरीप को तूफानी अंतरीप भी कहा है। जब ये वापस चले जाते हैं तो जो पुर्तगाल के नाविक होते हैं उन्हें यह होता है कि आधे रास्ते तक तो बार्थोलोम्यो डियाज आ गए हैं 1487। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस भारत के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, परंतु वो भारत की बजाय अमेरिका पहुंच जाते हैं और अमेरिका की खोज कर देते हैं। दोबारा से देखिए कि सबसे पहले जो पुर्तगाली 1487 ईस्वी में उत्तमासा तक आया था, उसके बाद 1492 में एक स्पेन यात्री भारत की खोज करता हुआ, जो कोलंबस था, भारत की खोज करता हुआ अमेरिका पहुंच जाता है 1492 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1498 में पुर्तगाल वास्को डिगामा जो थे वो उत्तमासा अंतरीप तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले उत्तमासा अंतरीप तक पहुंच जाते हैं, जिसे केप ऑफ गुड होप स्थान व केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। जब वास्को डिगामा 1498 में इधर तक पहुंच जाते हैं तो इसी रास्ते से भारत पहुंचने में उन्हें सफलता प्राप्त होती है, परंतु उन्हें जो सफलता प्राप्त होती है वो एक गुजराती थे उनकी सहायता से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। इन्होंने जो समुद्री मार्ग की खोज तो की थी 1498 में, परंतु सबसे पहले ये उत्तमासा तक ही आए थे। उत्तमासा में इनकी भेंट होती है गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वास्को डिगामा ने एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से उत्तमासा अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 को कालीकट, जो केरल में है, कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपक डाबू पर अपना सामान उतार दिया था और भारत की खोज कर दी थी। दोबारा से देखिए एक बार फिर से कि सबसे पहले पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यो डियाज ने 1487 में उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज की थी। 1487 में उत्तमासा अंतरिक्ष तक वो आया था, जिसे उसने तूफानी अंतरिक्ष भी कहा था। उसके बाद जब ये हुआ कि हाँ भाई आगे रास्ता है, तो 1492 में स्पेन का एक यात्री कोलंबस भारत की खोज करता हुआ अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज हो जाती है। कोलंबस को देखते हुए जो पुर्तगाल एक यात्री होता है वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा भी भारत की खोज के लिए अपनी यात्रा शुरू कर देता है, और वो 1498 में पुर्तगाली जो वास्को डिगामा थे वो उत्तमासत अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं, जिसे हम केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। और केप ऑफ गुड होप तक वो जब पहुंच जाते हैं तो उनकी भेंट होती है
उनकी भेंट होती है गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद से, और अब्दुल मजीद इन्हें रास्ता दिखाते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत में पहुंचा देता है 1498 में, और इससे जो यूरोप और भारत का समुद्री मार्ग का पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब वो भारत में पहुंचता है वास्को डी गामा, तो भारत में वो 17 मई 1498 में पहुंचता है कालीकट, केरल में कालीकट स्थान के बंदरगाह कपकडाबू में अपना सामान उतार देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा राजा डॉन हेनरिक का दूत बनकर भारत में आया था। राजा डॉन हेनरिक का दूत बनकर वास्को डी गामा भारत में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था, वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था उसको हेक्टर या फिर साओ ग्रेवियल भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे हेक्टर कहा जाता है और कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे साओ गैब्रियल भी कहा जाता है। इसी जहाज से वो भारत में आया था, हेक्टर साओ गैब्रियल जहाज से वो भारत में आया था। वह एक हिंदू राजा था उस समय, जिसकी प्रेतक उपाधि, मतलब उसके पिताओं का, उनके वंश को जो उपाधि मिली हुई थी, जैमोरिन उपाधि थी, जैमोरिन ने उसका स्वागत किया था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस राजा का नाम ही जैमोरिन था, और कुछ ये कहते हैं कि वो हिंदू राजा था, परंतु उसको जो उपाधि मिली हुई थी वो थी जैमोरिन उपाधि। तो इस प्रकार से कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। जब वास्को डी गामा 1498 में भारत में आ जाता है, तो वो वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से वापस चला जाता है पुर्तगाल में। और यह कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा पुर्तगाल में वापस चला जाता है तो अपने सारे खर्चे को निकालकर, जो आने में और जाने में जो खर्चा हुआ था, उस सारे खर्चे को निकालकर भी वास्को डी गामा को जो काली मिर्च थी, काली मिर्च बेचने पर 60 गुना लाभ मिला था। दोबारा से देखिए कि जब वास्को डी गामा 1498 में भारत में आ जाता है व्यापार के लिए, तो वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च ले जाता है अपने हेक्टर जहाज में, और जब काली मिर्च वो पुर्तगाल में ले जाता है तो अपने सारे खर्चे को निकालकर वास्को डी गामा को 60 गुना मतलब 60 टाइम्स जो प्रॉफिट होता है काली मिर्च बेचने पर। नेक्स्ट है कि जब वास्को डी गामा भारत से जाता है तो कालीकट के बंदरगाह पर एक अरबी जहाज को पकड़कर जैमोरिन जो हिंदू शासक था, उसका नाम इतिहासकारों ने जैमोरिन भी बताया है, और उसके प्रत्येक उपाधि जो थी वो जैमोरिन थी, ये भी बताया है। तो जैमोरिन को उपहार दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पेड्रो अल्वारेज केब्राल पुर्तगाल से आने वाला 1500 ईसा में दूसरा पुर्तगाली था जो भारत में आया था। पहला था 1498 में वास्को डी गामा, और दूसरा जो पुर्तगाली था वो 1500 ईसा में भारत में आया था, पेड्रो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब 1498 में वापस चला जाता है वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा दोबारा से बड़ी मात्रा में जहाज लेकर आता है 1502 में। तो 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1503 में पुर्तगाल ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और 1505 में करनूल भी कहा जाता है, उसमें अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी।
दोबारा से ध्यान दीजिए कि 1503 में पुर्तगाल ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो दूसरा पुर्तगाली आया था, जो दूसरा पेड्रो अल्वारेज केब्राल, जो 1500 ईसा में भारत में दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति आया था, वो अपने साथ 13 जहाज लेकर आया था और उसने कोचीन व कन्नौज पर भी अधिकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि वास्को डी गामा 1502 में दोबारा आया था भारत में दूसरी बार, परंतु वो वापस चला जाता है। वास्को डी गामा 1524 में 5 सितंबर 1524 में तीसरी बार भारत में आता है और जब तीसरी बार भारत में आता है कोची में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वास्को डी गामा तीसरी बार भारत में आया था 5 सितंबर 1524 में और इधर ही भारत में ही कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह था कि किस प्रकार से पुर्तगाल भारत में आए थे। पहला व्यक्ति वास्को डी गामा, दूसरा पेड्रो आया था। जो फैक्ट्री खुली थी पुर्तगाली की 1503 में कोचीन में खुली थी, 1505 में जो खुली थी वो करनूल में खुली थी। वास्को डी गामा 1524 में भारत में तीसरी बार आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में। उसके बाद अब पुर्तगाली जो अपने राजनीतिक व व्यापारिक जो व्यापार था उसको बढ़ाते हैं और जब पुर्तगाल अपने व्यापारिक व राजनीतिक बढ़ाते हैं तो पुर्तगाल वहां से पहला जो गवर्नर था उसको भेजते हैं। पहला पुर्तगाल वायसराय बनाकर भेजा जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो आता है वो 1505 से 1509 भारत में वायसराय रहता है। इसका जो उद्देश्य रहता है वो उद्देश्य था इसका शांतिपूर्वक व्यापार करना। शांतिपूर्वक व्यापार करने के माध्यम से ही ये वायसराय बनकर भारत में आता है और इनकी एक नीति थी जो थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी इसकी एक नीति थी जिसे हम शांत जल की नीति के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की जो शुरुआत करी थी वो वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की थी भारत में, जो पहला पुर्तगाल वायसराय बनकर भारत में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1508 ईस्वी में अल्मीडा का संयुक्त मतलब 1505 से 1509 तक ये वायसराय रहा था, परंतु 1508 में जब इसने अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहा, पुर्तगाल व्यापार बढ़ाना चाहा, तो पुर्तगालियों का जो रास्ता था भारत में आने का वो था समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्ग पर उस समय अरब, मिस्र इन सब का अधिकार था। तो 1508 में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1508 ईस्वी में अल्मीडा जो वायसराय था, अल्मीडा का संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ युद्ध होता है। जब संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक जो बेड़ा था उस बेड़े में कौन कौन थे? एक तो गुजरात, दूसरा था मिस्र और तीसरे थे तुर्की। गुजरात, मिस्र और तुर्की के साथ संयुक्त इसका युद्ध होता है अल्मेडा का और यह युद्ध होता है 1508 में और यह युद्ध चोल के पास होता है और इस युद्ध में अल्मेडा हार जाता है। जब 1508 में अल्मेडा हार जाता है संयुक्त जो सेना थी उससे, तो 1509 में दोबारा से अल्मीडा ने संयुक्त नौसेना बेड़े को पराजित कर दिया था। संयुक्त नौसेना बेड़ा जो था उसमें हमारे गुजरात, मिस्र और तुर्की की सेना थी और इस प्रकार से जब 1509 में अल्मीडा जो था वो संयुक्त नौसेना बेड़े को पराजित कर देता है तो अरबों को हराकर महासागर पर कब्जा कर लेता है। अब जब महासागर पर अल्मेडा का कब्जा हो जाता है, पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है, तो महासागर को पुर्तगाल सागर भी कहने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अल्मीडा
वायसराय ने जो फैक्ट्रियां थी पुर्तगाल की, वो और भी फैक्ट्रियां स्थापित हो गई थी परंतु पहली जो दो फैक्ट्री थी वो हमने अभी पढ़ी है, 1503 में कोचीन में और 1505 में करनूल में फैक्ट्री खोली जाती है पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये जो फैक्ट्रियां थी, पुर्तगाली जो फैक्ट्रियां थी जिन्हें हम कोठी भी कहते हैं, इनका जो किलेबंद करवाया था इन फैक्ट्रियों का, वो किलेबंद करवाया था अल्मीडा ने। तो पुर्तगाली फैक्ट्रियों का किलेबंद करवाया था अल्मीडा ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुर्तगाल जो थे भारत में सबसे पहले आए थे, 1498 में आए थे। तो पुर्तगाल में पुर्तगालियों ने प्रथम सामुद्रिक मतलब समुद्री मार्ग, समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। जब उन्होंने 1509 में संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था, अरबों को पराजित कर दिया था, तो उन्होंने महासागर पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। जब उन्होंने महासागर पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, तो पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग, समुद्री व्यापार स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अल्मीडा ने काली मिर्च, अल्मीडा ने यह कहा था कि काली मिर्च बारूद का व्यापार पर सिर्फ हमारा अधिकार होगा, मतलब और कोई भी काली मिर्च और बारूद का व्यापार नहीं करेगा। काली मिर्च जिसे वास्को डी गामा सबसे पहले भारत से ले गया था और 60 गुना लाभ कमाया था, तो अल्मीडा ने यह कह दिया था कि काली मिर्च और बारूद के व्यापार पर सिर्फ पुर्तगालियों का अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस जो कहा जाता है 1556 में शुरू हुई थी, आलू, मकाई की शुरुआत भारत में की थी। भारत में ये जो चीजें आई थी, तंबाकू, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, आलू, मकाई, इन सब की शुरुआत, इन सबको लाने का जो श्रेय था वो था पुर्तगालियों का। हमारे जो अल्मीडा के बाद जो दूसरे वायसराय बनते हैं पुर्तगाली, वो हैं हमारे अल्फांसो डी अल्ब्रुक। और अल्फांसो डी अल्ब्रुक जो बनते हैं वो 1509 से लेके 1555 तक, वो 1509 से लेके 1515 तक वायसराय बनते हैं। अल्ब्रुक ने, पहला पॉइंट है हमारा कि अल्ब्रुक ने जो कोचीन थी, जहां पे 1503 में पहली फैक्ट्री खोली गई थी, कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया था। मतलब एक तरीके से इसने कोचीन को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अल्ब्रुक को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा जो पुर्तगाल साम्राज्य था या पुर्तगाल का जो अधिकार था उसको सबसे ज्यादा उसका विस्तार किया था, और इसी वजह से इसको पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1510 ईस्वी में अल्ब्रुक ने 1510 ईस्वी में अल्ब्रुक ने बीजापुर के आदिल शाह, बीजापुर राज्य के आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया था। दोबारा से देखिए कि 1510 ईस्वी में अल्ब्रुक ने बीजापुर राज्य के आदिल शाह यूसुफ सुल्तान, जो उस समय राजा था बीजापुर राज्य में, आदिल शाह से गोवा राज्य को जीत लिया था। और इस लड़ाई में जो अल्ब्रुक की मदद करी थी वो करी थी तिमैया ने विद द हेल्प ऑफ तिमैया अल्ब्रुक ने बीजापुर राज्य आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अल्ब्रुक ने विजयनगर शासक, विजयनगर जो साम्राज्य था हमारा, विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनवाने की परमिशन ले ली थी और उस किले को निर्माण पूरा करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया मतलब इंडोनेशिया की एक महत्वपूर्ण मंडी जिसका नाम था मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था।
दोबारा से देखिए कि 1511 में इंडोनेशिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, और मलक्का पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अलब्रुक ने फारस की खाड़ी में स्थित हॉर्मुज पर 1515 में अधिकार स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अलब्रुक भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बढ़ाना या बसाना चाहता था, और अलब्रुक जो थे वो भारत में जब स्थायी पुर्तगीज आबादी बढ़ाना चाहते थे तो इसके लिए उन्होंने जो पुर्तगालियों से ये कहा था कि आप भारत की महिलाओं से शादी करिए। भारत की महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगालियों जो थे उसमें किसने कहा था? अलब्रुक ने कहा था, अलब्रुक वायसराय ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1555 में गोवा जब इन्होंने जीत लिया था, तो जब इन्होंने गोवा जीत लिया था 1510 में आदिल शाह से, तो 1555 में अलब्रुक ने गोवा में एक चर्च का निर्माण करवाया था। वो चर्च थी हमारी सेंट जेवियर चर्च। तो सेंट जेवियर चर्च जो गोवा में है उसका निर्माण अलब्रुक ने करवाया था 1515 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अलब्रुक ने अपने क्षेत्र में, मतलब जो पुर्तगालियों का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो सती प्रथा थी, सती प्रथा मतलब जिसमें महिला जो थी वो अपने पति के साथ ही जिंदा, मतलब जो चिता होती थी उस पर लेट जाती थी, अपने पति के साथ ही मर जाती थी। तो सती प्रथा जो थी उस पर रोक लगा दी थी अलब्रुक ने अपने क्षेत्र में, जो पुर्तगालियों का क्षेत्र था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1515 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अलब्रुक जो दूसरे वायसराय थे इनकी मृत्यु हो जाती है 1515 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु के पश्चात पुर्तगीज भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बंगाल में प्रथम फैक्ट्री बनाई गई थी। वैसे तो पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो 1503 में कोचीन में बनाई गई थी और 1505 में करनूल में बनाई गई थी, परंतु जो बंगाल में बनाई गई थी, बंगाल में प्रथम फैक्ट्री जो बनाई गई थी वो हुगली में बनाई गई थी, वेस्ट बंगाल में बनाई गई थी। पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री हुगली में बनाई थी, और अंग्रेजों ने भी जो बंगाल में पहली फैक्ट्री बनाई थी वो 1651 ईस्वी में बनाई थी। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुर्तगालियों के द्वारा एक 3G पॉलिसी चलाई गई थी। हम कह सकते हैं कि अलब्रुक के द्वारा ही ये 3G पॉलिसी चलाई गई थी। 3G मतलब 3G। पहला G का मतलब है गोल्ड, दूसरे G का मतलब है गॉड, और तीसरे G का मतलब है ग्लोरी, मतलब सोना, भगवान या फिर ईसाई, और ग्लोरी का मतलब है शोहरत। तो 3G पॉलिसी चलाई थी पुर्तगालियों ने या फिर अलब्रुक ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1509 में राजधानी कोची को बनाया था। राजधानी कोची को बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में जहाज निर्माण, मतलब जहाज निर्माण जो देन है वो पुर्तगालियों की देन है, परंतु जहाज निर्माण का जो कार्य शुरू किया था वो अलब्रुक ने किया था भारत में सबसे पहले। तो जहाज निर्माण का कार्य जो शुरू किया था वो अलब्रुक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, तो ये था हमारे दूसरे वायसराय अल्फांसो डी अलब्रुक की जानकारी। उसके बाद जो हमारे अगले वायसराय आते हैं उनका वो है हमारे नूनो डी कुन्हा। और नूनो डी कुन्हा का जो कार्यकाल है वो 1529 से 1538 बताया जाता है। ये जो हमारा डाटा चल रहा है ये एनसीईआरटी पर बेस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1530 में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा बना दिया गया था, मतलब कोचीन को राजधानी बनाया था 1509 में, और 1530 में कुन्हा ने
सरकारी कार्यालय बना दिया था, कोची से शिफ्ट कर दिया था गोवा में, और गोवा को औपचारिक रूप से राजधानी बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुन्हा ने 1534 में कृष्णा बेसिन, जो कृष्णा नदी है हमारी दक्षिण भारत में, कृष्णा नदी का जो बेसिन है उस बेसिन पर अधिकार कर लिया था 1534 में कुन्हा ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1535 ईस्वी में कुन्हा ने द्वीप पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब 1534 में हमारे कुन्हा जो वायसराय था, कुन्हा वायसराय ने कृष्णा बेसिन पर अधिकार कर लिया था, और उनकी जो ये समझौता हुआ था कृष्णा बेसिन को लेकर, वो हुआ था गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ। परंतु समझौता तो हो गया था, परंतु इन्होंने जब कुन्हा ने जब कृष्णा बेसिन पर दीवार बनानी चाहिए तो बहादुर शाह ने इसका विरोध किया था। और यह कहा जाता है कि जब बहादुर शाह ने विरोध किया था तो बहादुर शाह समुद्र में गिर जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह की समुद्र में डूबने से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पुर्तगालियों ने समुद्री भारतीय साम्राज्य को एस्टाडो द इंडिया नाम दिया था, और ये जो नाम दिया था ये पुर्तगालियों के जो प्रथम वायसराय थे अल्मीडा ने पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको यह नाम दिया था कि भारतीय साम्राज्य की एस्टाडो द इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पुर्तगालियों ने अपना अधिकार स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला था। अब जो ये पुर्तगालियों के द्वारा कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था थी, ये क्या था? सबसे पहले आता है हमारा कार्टेज आर्मेडा। कार्टेज आर्मेडा जो था वो एक प्रकार का परमिट था। परमिट मतलब परमिशन। जब कोई भारतीय या अरबी जहाज, समुद्री या तो वो भारतीय जहाज या फिर अरबी जहाज, अगर कोई भी भारतीय या फिर अरबी जहाज बिना कार्टेज लिए, बिना परमिशन लिए, बिना परमिट लिए अरब सागर में नहीं जा सकता, और अगर वो अरब सागर में जा रहा है, उसने परमिशन ले ली और वो अरब सागर में जा रहा है, तो पुर्तगाली जो थे वो काफिला व्यवस्था मतलब जो व्यापारी जाते थे समुद्र में उनके साथ अपना जहाज भी साथ साथ ले जाते थे। और जब वो पुर्तगाली अपना जहाज साथ साथ ले जाते थे तो इसको बोलते हैं काफिला व्यवस्था। तो पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुर्तगाल जो थे, पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। कार्टेज वही है कि परमिशन लेनी होती थी भारतीय या अरबी जहाजों को हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1542 ईस्वी में जब पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा आते हैं, और मार्टिन डिसूजा के साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध ईसाई संत आता है जो था जेवियर। तो जेवियर जो ईसाई संत था वो आया था मार्टिन डिसूजा के साथ 1542 ईस्वी में भारत में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इन्होंने भारत व जापान के साथ व्यापार शुरू किया था। इन्होंने मतलब पुर्तगालियों ने भारत और जापान के साथ व्यापार शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुर्तगाली जो थे उन्होंने भारत में बहुत सारी चीजों की शुरुआत की थी, और बहुत सारी चीजों ये बाहर से भी लेके आए थे, जैसे अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा,
मक्का भारत में लाए थे। भारत में ये जो आई थी वस्तुएं, इनको लाने का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अंतिम वायसराय कोको, अंतिम वायसराय काको जो थे, काको ने जहाज बनाने के कारखाने की स्थापना की थी। जहाज बनाने शुरुआत की गए थे अलब्रुक के द्वारा, परंतु इन्होंने जहाज बना के कारखाने स्थापित किए थे किसने? कोको ने, काको ने, जो अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पुर्तगाली अमेरिका से लेके आए थे। ये पुर्तगाली जो थे वो भारत में बहुत सारी वस्तुएं लेके आए थे, परंतु कुछ वस्तुएं ये अमेरिका से भी लेके आए थे। इन्होंने दूसरे देशों से भी कुछ वस्तुएं ली थी, जैसे अमेरिका से इन्होंने लिया था तंबाकू, आलू और मक्का, जिन्हें ये भारत में भी लेके आए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पुर्तगालियों ने गोवा, दमन व दीप, गोवा, दमन व दीप का उपनिवेशीकरण किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पुर्तगालियों के द्वारा सिक्के चलाए गए थे भारत में, और पुर्तगालियों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे भारत में उन्हें क्रूसेडो कहते हैं, उन्हें क्रूसेडो कहते हैं। क्रूसेडो सिक्के कहा जाता है उन सिक्कों को जो पुर्तगालियों ने भारत में चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोथिक स्थापत्य कला शुरू की थी। पुर्तगालियों ने कला शुरू करी थी, वो कला का नाम था हमारा गौथिक, गौथिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्री डकैती को रोकने के लिए या समुद्री डकैती को से बचने के लिए पुर्तगालियों ने हुगली को एक अड्डे के रूप में प्रयोग किया था। एक अड्डे के रूप में बंगाल में इन्होंने हुगली में अपने कारखाना व फैक्ट्री की स्थापना की थी, और बाद में इन्होंने हुगली को एक अड्डे के रूप में प्रयोग किया था समुद्री डाकुओं से बचने के लिए। और अंग्रेजों ने ही बंगाल में हुगली में अपनी हुगली में अपनी फैक्ट्री की स्थापना करी थी बंगाल में 1651 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1534 में चटगांव व सतगांव पर अधिकार कर लिया गया था पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1555 में ईरान के बंदरगाह पर अधिकार किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, और इस प्रकार से पुर्तगाली जो थे वो भारत में व्यापार करते रहे थे। और गोवा में इनका भारत आजादी के बाद भी ये थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आज हमने जो यूरोपीय कंपनीज थी जो भारत में आई थी, उनके जो सबसे पहले यूरोपीय कंपनीज आई थी, जिसका पुर्तगाली जो व्यक्ति आया था 1498 में, वास्को डे गामा, आज पुर्तगाल को हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी जो हमने हमारी जो यूरोपियन कंपनी थी पुर्तगाल, उसके बारे में हमने अपनी थ्योरी करी है। इससे संबंधित अब हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है हमारा कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर आया था। तो वास्को डी गामा कालीकट, हमारा आंसर है कालीकट के कपक डाबू बंदरगाह पर आया था, और ये 1498 में भारत में आया था। जब ये आया था तो इसकी मदद की थी एक गुजरात के अब्दुल मजीद ने इसकी मदद की थी समुद्र के रास्ते से आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली शासक कौन था। तो गोवा पर जो अधिकार किया था वो अलब्रुक ने किया था। अलब्रुक जो पुर्तगाल का दूसरा वायसराय भारत में बनकर आया था, और इसका कार्यकाल था 1509 से लेके 1515 तक, और इसी ने ही अलब्रुक ने ही 1510 में बीजापुर राज्य के आदिल शाह से गोवा को जीता था 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगाल की पहली राजधानी भारत में कहाँ थी। तो पुर्तगालियों की जो पहली राजधानी थी वो भारत में
कोचीन में थी। कोचीन में थी और कोचीन को मुख्यालय व राजधानी बनाया गया था अलब्रुक के द्वारा। अलब्रुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पुर्तगालियों की अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो अंतिम जो राजधानी थी भारत में वो थी गोवा। वो थी गोवा, जिसे 1530 में पुर्तगाली वायसराय नूनो डी कुन्हा ने जीता था। और नूनो डी कुन्हा का जो कार्यकाल था, जो ये वायसराय था, ये 1529 से लेके 1536 तक था। और नूनो डी कुन्हा ने ही 1534 में कृष्णा बेसिन पर अधिकार किया था और 1535 में द्वीप पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, परंतु जो इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी, इनकी पहली फैक्ट्री 1608 में बनी थी सूरत में, परंतु ये असफल रही थी। 1611 में दूसरी फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टम में इन्होंने अस्थायी रूप से बनाई थी, परंतु स्थायी रूप से इन्होंने 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1664 में हुई थी, परंतु इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री बनाई थी वो 1668 में बनाई थी सूरत में, और 1690 में बनाई थी इन्होंने चंद्रनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मुद्रणालय मतलब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत की थी वो पुर्तगालियों ने की थी। 1556 ईस्वी में की थी इन्होंने। और पुर्तगालियों ने ही भारत में कुछ चीज़ें चलाई थी, कुछ फल, कुछ वस्तुएं चलाई थी, जैसे मूंगफली, पपीता, बादाम, तंबाकू, जहाज़ों का निर्माण, काजू, लीची, ये सब चीज़ें पुर्तगालियों ने भारत में चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहला ईसाई मिशनरी कौन था? तो भारत में जो पहला ईसाई मिशनरी आया था वो सेंट फ्रांसिस जेवियर आया था। और सेंट फ्रांसिस जेवियर उस समय जो भारत में एक गवर्नर आया था 1642 में, 1642 में गवर्नर आया था मार्टिन डिसूजा। और मार्टिन डिसूजा के साथ ही सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो पुर्तगाल से संबंधित है, पुर्तगालियों से संबंधित है। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी अल्मेडा ने, जो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बन के आया था, और इसका कार्यकाल था 1505 से लेकर 1509 तक। ब्लू वाटर पॉलिसी को हम शांत जल नीति भी कहते हैं, शांत जल नीति भी इसको कहा जाता है। और अल्मेडा ने ही जो प्रथम वायसराय था, अल्मेडा ने 1508 में एक संयुक्त मुस्लिम नौसेना थी, संयुक्त मतलब जिसमें गुजरात, मिस्र और तुर्की के शासक थे। 1508 में अल्मेडा के साथ युद्ध हुआ था, अल्मेडा उस युद्ध को हार गया था, परंतु 1509 में अल्मेडा ने संयुक्त जो सेना थी, गुजरात, मिस्र और तुर्की की जो संयुक्त सेना थी, उसको पराजित कर दिया था 1509 में, और हिंद महासागर पर अपना एकाधिकार समाप्त कर दिया था 1509 में अल्मेडा ने, जो पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे पहले कारखाना लगाने वाला यूरोपीय कौन था? तो सबसे पहले जो कारखाना लगाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में। वास्को डी गामा सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगालियों के भारत आगमन के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी, वो था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम जो लोधी था, इब्राहिम लोधी के साथ
बाबर का पहला युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था आपका 1526 में हुआ था। पुर्तगाली वो इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगालियों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध जो दुर्ग था वो था हमारा फोर्ट अगुआडा। फोर्ट अगुआडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र कौन सा था? तो वो था पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट से ही लगता हुआ था हमारा हिंद सागर, जिसको 1509 में अल्मेडा ने जीत लिया था और हिंद सागर पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। और पश्चिमी तट के ही केरल के कालीकट पर वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में उतरा था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोवा को पूर्व का रोम किसने कहा था? गोवा को पूर्व का रोम कहा था पुर्तगाली मिशनरियों ने। पुर्तगाली मिशनरियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पुर्तगालियों का शासन सबसे पहले कहाँ समाप्त हुआ था? तो भारत में पुर्तगालियों का जो शासन हुआ था वो सबसे पहले समाप्त हुआ था कालीकट में। कालीकट में, जहाँ पर वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आया था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोवा भारत का हिस्सा कब बना था? तो गोवा जब भारत आज़ाद हो गया था 1947 में। 1947 में भी गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा था, और पुर्तगालियों ने जो गोवा को आज़ाद किया था वो 1661 में किया था, परंतु 1661 में गोवा यूनियन टेरिटरी था, केंद्रीय शासित प्रदेश था, जिसमें गोवा, दमन व दीव शामिल थे। परंतु गोवा जो अलग राज्य बना था भारत का 25वां राज्य बना था गोवा 1987 में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अपनी थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चंस किए हैं पुर्तगाल से संबंधित, जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी। थैंक यू।